मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड की क्लास में। आज का टॉपिक है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, पार्ट बी। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और तात्कालिक यूनान में जो व्यवस्था की कमियां उन्होंने देखी, उसके आधार पर शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। उनकी शिक्षा व्यवस्था तात्कालिक यूनान के दो प्रसिद्ध नगर राज्यों से प्रभावित थी और इसके साथ साथ उन्होंने उसमें कुछ अन्य बातों को जोड़ा ताकि एक दार्शनिक शासक को प्राप्त किया जा सके। एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसके आधार पर उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा दी। अपने आदर्श राज्य के लिए प्लेटो ने जिस शिक्षा व्यवस्था को अपनाया, उसकी प्रमुख विशेषताओं में उसका राज्य द्वारा नियंत्रण होना था। यानी जहाँ एथेंस में राज्य व्यक्तिगत विषय था, वहीं प्लेटो ने इसे राज्य नियंत्रित माना और ये माना कि इसकी जो पूरी व्यवस्था है वो उम्र और वर्ग के अनुसार होगी और स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा दी जानी चाहिए। अपनी शिक्षा व्यवस्था को प्लेटो ने दो भागों में बांटा है, पहला प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। इन दोनों ही स्तरों पर जब शिक्षा का वर्गीकरण किया गया तो उसमें विद्यार्थियों की उम्र और वर्ग को ध्यान में रखा गया, न कि स्त्री और पुरुष होने को ध्यान में रखा गया। यानी स्त्री और पुरुष बराबर से प्रत्येक स्तर की शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। सबसे पहले देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा की आयु 6 से 20 वर्ष तक की मानी गई। इसका उद्देश्य नागरिकों में सामाजिकता का विकास करना माना गया, भावनाओं का नियंत्रण करके चरित्र का निर्माण करना, नागरिकों में साहस या शौर्य के गुण का विकास करना, जिससे अच्छे सैनिकों की प्राप्ति हो सके। प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से प्लेटो नागरिकों का ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो निश्चित रूप से सैनिकों के दायित्व को भलीभांति पूरा कर सके और इसके साथ साथ चरित्रवान हो। जैसा कि नैटलशिप का मानना था, प्लेटो की इस प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को अच्छाई के विभिन्न काल्पनिक प्रकारों से, जिन्हें वो आगे चलकर तार्किक रूप में जान लेगा, परिचित करना होना चाहिए। बार्कर का मानना है यह प्रमुख रूप से सामाजिक प्रशिक्षण है। इसका उद्देश्य नागरिकों के एक वर्ग को सैनिक कार्यों के समुचित संपादन के लिए तैयार करना है। इस प्राथमिक शिक्षा में प्लेटो शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त नागरिक बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने इस प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें व्यायाम और संगीत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। प्लेटो का मानना था कि शरीर के लिए व्यायाम और आत्मा के लिए संगीत है। यहाँ व्यायाम शब्द में समस्त वो शिक्षा सम्मिलित है जिसमें शरीर की सामान्य देखभाल आती है। यानी केवल कसरत नहीं, व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए आहार शास्त्र यानी भोजन, खान पान, चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान हो। शारीरिक प्रशिक्षण में खुराक बहुत सादा रखी जाएगी और जो प्लेटो का राज्य है उसमें डॉक्टरों के लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि डॉक्टर इलाज के स्थान पर उस बीमारी को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए उनका मानना है कि हमें एक स्वस्थ शरीर को रखना है, एक स्वस्थ व्यक्ति को बनाना है और एक स्वस्थ मन के साथ उसे बनाना है। शारीरिक शिक्षण से शरीर स्वस्थ होगा तो मानसिक विकास के लिए संगीत को महत्व दिया गया। संगीत का क्षेत्र भी उन्होंने विस्तृत रखा, जिसमें काव्य, साहित्य, गीत, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला जैसी ललित कलाओं को भी शामिल किया गया। जैसा फॉस्टर कहते हैं, यूनानी भाषा में संगीत शब्द का अंग्रेजी शब्द के से कहीं अधिक विस्तृत अर्थ है। प्राथमिक शिक्षा में साहित्य को भी उन्होंने स्थान दिया और उनका मानना था कि अच्छे साहित्य को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे धार्मिक और नैतिक शिक्षा
विद्यार्थियों को मिल सके। उनका मानना था कि संगीत में इतनी महान शक्ति है कि उसकी रागिनियों का परिवर्तन राज्य के विधान में परिवर्तन कर सकता है। तो इस तरह से संगीत से शिक्षा देना और शारीरिक शिक्षण देना, जिससे राज्य से एक तो बीमारियां दूर हो सकें, दूसरा अन्याय या शोषण जैसी स्थितियां दूर हो सकें। प्रारंभिक शिक्षा में जब विद्यार्थी 18 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो उस समय विद्यार्थी को प्लेटो द्वारा दिए गए व्यायाम और संगीत के प्रशिक्षण के बाद अब 2 वर्ष का सैनिक शिक्षा पाठ्यक्रम भी लागू किया जाता है। यहाँ पर वे एक परीक्षा लेते हैं और उसके माध्यम से जो विद्यार्थी योग्यता का परिचय देंगे उन्हें अगले स्तर की शिक्षा के लिए चुन लेंगे और शेष को सैनिक वर्ग में शामिल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सैनिक शिक्षा 2 वर्ष की अनिवार्य मानी गई और इस 2 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा में प्रत्येक वो विद्यार्थी जो 18 वर्ष की आयु की परीक्षा को पास कर लेता है शामिल होगा। इसमें विद्यार्थियों को स्त्री और पुरुष के भेदभाव से परे रखा गया है। अब आते हैं उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के भी 2 स्तर रखे गए हैं। सिबाइन कहते हैं उच्च स्तरीय शिक्षा योजना रिपब्लिक का अत्यंत मौलिक और विशिष्ट प्रस्ताव है। हालांकि उच्च शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा है, ये केवल शासक या संरक्षक वर्ग जो है उसके लिए है और दार्शनिक शासक प्राप्त करना और उसे प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। प्लेटो की उच्च शिक्षा के भी 2 स्तर हैं। एक स्तर 20 से 30 वर्ष तक का और दूसरा 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण काल। उच्च शिक्षा के पहले स्तर पर यानी 20 से 30 वर्ष की आयु तक प्लेटो विद्यार्थियों को विज्ञान और तर्क का प्रशिक्षण देते हैं, शिक्षा देते हैं, जिसके आधार पर सत्यान्वेषण किया जा सके, जो कि प्लेटो ने उच्च शिक्षा का लक्ष्य माना है। जहां प्राथमिक स्तर पर भावनात्मक और कलात्मक रूप से शिक्षा दी जाएगी, वहीं पर तर्क और विज्ञान के रूप से के माध्यम से अब शिक्षा दी जाएगी। विज्ञान के पाठ्यक्रम में गणित को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। अंक गणित को दार्शनिक तत्व माना और कहा कि शुद्ध सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए शुद्ध प्रज्ञा के व्यवहार की आवश्यकता है। अंक गणित के व्यवहारिक महत्व को स्वीकार किया, जैसे सेनापति के लिए संख्या का ज्ञान होना आवश्यक है, नहीं तो वो अपने सैनिक टुकड़ियों को व्यवस्थित नहीं कर सकेगा। अंक गणित के साथ साथ रेखा गणित का व्यवहारिक और दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक माना। ज्योतिष को बहुत महत्व दिया। ज्योतिष में केवल गणना ही नहीं आती बल्कि खगोलीय ज्ञान को बहुत महत्व दिया, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की गति और गतियों के उत्पन्न होने के कारणों को भी उन्होंने महत्व दिया। 30 वर्ष की आयु पूरी होने पर पुनः एक परीक्षा होगी और उसमें योग्य पाए जाने वाले विद्यार्थी पूर्ण संरक्षक या दार्शनिक शासक बनेंगे। इस स्तर पर 5 वर्ष का पाठ्यक्रम है, 30 से 35 वर्ष। इसमें मुख्य रूप से द्वंद्वात्मकता को महत्व दिया गया, जिसमें दर्शन शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है। प्लेटो का मानना है यदि गणित शास्त्र भौतिक पदार्थों से अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ने का पहला स्तर है, तो विशुद्ध विचारों और अंतिम सत्य के विचार तक पहुंचने के लिए दूसरा स्तर दर्शन शास्त्र है। लेकिन 35 वर्ष तक की आयु को भी वो संरक्षकों की शिक्षा के लिए पूरा नहीं मानते, इसलिए अब वो बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ आनुभविक शिक्षा देने की बात भी करते हैं और इसीलिए एक प्रशासक को श्रेष्ठ बनाने के लिए आगामी 15 वर्ष तक यानी 35 से 50 वर्ष तक उसे प्रशासन के व्यवहारिक ज्ञान की का पाठ्यक्रम देते हैं और जो 50 वर्ष की आयु तक
उस परीक्षा में खरे उतरेंगे वही दार्शनिक शासक बन सकते हैं, वही शासन का भार सौंपेंगे, वो उनको ही शासन का भार मिलेगा। तो इस तरह से प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य समाज में वर्ग का निर्माण करना भी है, व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाना भी है, उच्च चरित्रवान नागरिक प्राप्त करना भी है, और अंतिम उद्देश्य दार्शनिक शासक प्राप्त करना भी है जो ज्ञानवान भी होगा और व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा। जो प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसकी विशेषताओं को देखते हैं। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की जो सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें पहली आती है शिक्षा राज्य नियंत्रित है और अनिवार्य है, प्रत्येक विद्यार्थी को लेनी है। शिक्षा निजी क्षेत्र की नहीं है, राज्य इस शिक्षा को देगा और इसके माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षा को प्राप्त करेगा। दूसरा है, इस शिक्षा का उद्देश्य एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार के विकास आते हैं, और इस तरह से ये एक वास्तविक शिक्षा व्यवस्था के रूप में सामने आती है। तीसरी विशेषता है, इसमें स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया, उन्हें समान शिक्षा दी गई है। उनका मानना था कि पुरुष और स्त्री में क्षमता और योग्यता का कोई भेद नहीं है, और अगर उन्हें समान प्रशिक्षण और शिक्षा दी जाए तो उस स्थिति में वो राज्य में समान रूप से कार्य कर सकते हैं। शिक्षा प्रणाली को उन्होंने दो भागों में बांटा है, प्राथमिक और उच्चतर, जिसके माध्यम से वो उत्पादक वर्ग बनाते हैं 18 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों के माध्यम से। उसके बाद में 20 वर्ष तक का प्रशिक्षण जो सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं उनके माध्यम से सैनिक वर्ग का निर्माण होता है, और उसके बाद में 20 से 30 वर्ष की आयु प्राप्त विद्यार्थियों के माध्यम से सामान्य प्रशासकों का, और उसके बाद में दार्शनिक शासक बन सकेंगे। अगला आता है कि ये जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है इसमें शरीर और मन दोनों के विकास का प्रावधान किया गया है, जिसमें व्यायाम भी है, जिसमें सैनिक शिक्षा भी है, और आत्मिक विकास के लिए संगीत भी है और ललित कलाएं भी है। प्लेटो का जो ये पूरा शिक्षा सिद्धांत है इसका उद्देश्य दार्शनिक शासक की प्राप्ति करना है, क्योंकि प्लेटो का मानना है कि राज्य का सबसे अच्छा या सबसे प्रमुख तत्व विवेक है, जो व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है। उसको जागृत करना, उसको बाहर लाना, जिसका प्रतिनिधित्व दार्शनिक शासक करेंगे, जिसके माध्यम से एक ऐसे वर्ग का निर्माण होगा जो दर्शन की ओर उन्मुख होगा और राज्य की शासन और सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकेगा। एक और जो विशेषता है वो है पाठ्यक्रम आयु और वर्ग के आधार पर निश्चित है। इसमें आयु निश्चित की गई है कि इतनी आयु तक ये शिक्षा मिलेगी, और वर्ग भी इसके माध्यम से बन रहे हैं। अगली विशेषता आती है कि पाठ्यक्रम में नैतिकता को बहुत महत्व दिया गया है। प्लेटो जो साहित्य देते हैं या जो ललित कलाएं देते हैं उसमें कहीं भी अनैतिक या कुरुचिपूर्ण व्यवस्थाओं को महत्व नहीं है, इसलिए वे नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के माध्यम से काफ़ी हद तक उन आपत्तिजनक कवियों की रचनाओं को हटा देना चाहते हैं जिनके माध्यम से खराब नैतिक असर पड़े। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था एक लंबी और निरंतर चलने वाली शिक्षा व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि एक बार दार्शनिक शासक बनने के बाद में व्यक्ति का शिक्षा का जो स्वरूप है वो बदल जाएगा, बल्कि जो सबसे उच्च पद पर बैठा है वो निश्चित रूप से अधिक शिक्षा प्राप्त होगा और निरंतर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करता रहेगा। तो इस तरह से ये हुई प्रमुख विशेषताएं। अब आते हैं शिक्षा व्यवस्था की आलोचना, जहाँ ये शिक्षा व्यवस्था समाज में नैतिकता लाने के लिए है, एक उच्च शिक्षित, योग्य और दार्शनिक विवेकवान शासक प्राप्त करने के लिए है, वहीं इस शिक्षा योजना की गंभीर आलोचनाएं भी की गई हैं। सबसे पहली आलोचना है, ये अलोकतांत्रिक है और एक पक्षीय है। इसमें सारे नागरिकों को शिक्षा नहीं दी जा रही, बल्कि एक छोटे समुदाय को सिर्फ उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का मौका दिया गया है। जैसा कि वैलूर कहते हैं, प्लेटो अभिजात वर्ग का व्यक्ति होने के कारण उत्पादकों से घृणा करता था।
दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि इन्होंने साहित्य की इसमें बहुत उपेक्षा की है, गणित को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। जैसा कि हमने अपने शुरू के वीडियो में भी देखा था कि जब उन्होंने अपने शिक्षालय या अपने विद्यालय अकेडमी की स्थापना की थी, तो कहा जाता है कि इसके द्वार पर लिखाया था कि गणित के ज्ञान से वंचित विद्यार्थी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, या गणित में शून्य विद्यार्थी इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो गणित को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। अगला आता है कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण लगाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा साहित्य जो व्यक्ति को अनैतिकता की ओर ले जाए, उसको पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अगला आता है कि पाठ्यक्रम बेहद लंबा है। इतना लंबा जीवन पर्यंत चलने वाला पाठ्यक्रम, तो कई विचारकों का मानना है कि प्लेटो के दार्शनिक शासक बनने से अच्छा है उत्पादक वर्ग का सदस्य बनना, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। और ये प्लेटो भूल जाते हैं कि एक विशेष आयु के बाद केवल कोरा जो किताबी ज्ञान है वो मानव मस्तिष्क को पूर्ण नहीं बनाता। अगली बात आती है, इसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकास का बलिदान कर देता है, क्योंकि राज्य की आवश्यकता के अनुसार वो शिक्षा दे रहे हैं, व्यक्ति की इच्छा के अनुसार शिक्षा नहीं दे रहे। अगली आलोचना की जाती है कि इसमें एक विरोधाभास है। एक तरफ ये आदर्श राज्य का आधार है और दूसरी तरफ राज्य का नियंत्रण है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा निश्चित रूप से बहुत सही तरीके से काम नहीं कर सकेगी। और कुछ विचारकों का मानना है कि उत्पादक वर्ग को इसमें शिक्षा नहीं दी गई। इसमें उन्हें किस तरह से उत्पादन के नए तरीकों को काम में लेना है, या किस तरह से जो शिल्पी हैं उनके होनहार बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे, इस प्रकार का कोई पाठ्यक्रम वो इसमें नहीं देते। और साथ ही साथ जैसा कि अल्फ्रेड हार्ने का मानना है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में अधिनायक तंत्र दिखाई देता है, जो साहित्य और कला पर और शिक्षा पर बहुत कठोर प्रतिबंध लगा के रखता है, और राज्य व्यक्ति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है। संक्षिप्त में अगर हम देखें तो ये कुल मिलाकर के इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी सर्वांगीण विकास की एक योजना है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को न केवल पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा दी जा रही है, बल्कि उसे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, और उसके माध्यम से विभिन्न राज्यों में, चाहे हम वर्तमान में देखें, जो शासक वर्ग की समस्याएं हैं उन्हें दूर करके एक योग्य शासन और एक योग्य शासक प्राप्त करने की योजना है। आज के लिए इतना ही।